सोचिए, एक जश्न, एक छुट्टी और एक नई शुरुआत का मौका। पर क्या हो अगर वही जगह जो सुकून देने का वादा करे, असल में किसी खौफनाक अतीत का दरवाजा निकले? आज हम मर्सी इनके रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलने वाले हैं। एक ऐसी सराय जिसकी शांत दिखने वाली दीवारों के पीछे दशकों पुराने चीखते हुए राज दबे हैं। तो चलिए, इस अंधेरे में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां क्या छिपा है। हमारी ये पड़ताल इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम एक परफेक्ट छुट्टी की उम्मीद से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे मर्सी इनके सबसे गहरे और भयानक रहस्यों तक पहुंचेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है रे और लियाम से। रे अपने 42वें जन्मदिन पर मां बनने वाली है और लियाम उसे एक सरप्राइज देता है, एक खूबसूरत शांत जगह पर छुट्टियां, जिसका नाम है मर्सी इन। देखिए, उन्हें उम्मीद थी कि ये शांत माहौल उनके रिश्ते को और ख़ास तौर पर रे के मानसिक तनाव को ठीक करने में मदद करेगा। लियाम के इन शब्दों में एक उम्मीद छपी है, एक नई शुरुआत की चाहत। वो दोनों शहर के शोर और रे के अतीत के सायों से बहुत दूर एक शांत कोना ढूंढ रहे हैं। और पहली नज़र में मर्सीन बिल्कुल वैसा ही लगता है, एक परफेक्ट जगह, या शायद कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट। लेकिन वो सुकून का एहसास है ना, वो दरवाजे पर ही दम तोड़ देता है। अंदर कदम रखते ही लगता है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। गेस्ट बुक के पन्ने उन्हें बेरहमी से फाड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई इतिहास के एक पूरे हिस्से को मिटा देना चाहता हो। और वो खाली लंबे गलियारे, वहां हवा में फुसफुसाहटें तैरती हैं, ऐसी आवाजें जो चीख चीख कर बताती हैं कि वो लोग अकेले नहीं हैं, भले ही वहां कोई दूसरा दिखाई ना दे। इस अजीब से खौफ के केंद्र में 3 लोग हैं, जिनके बीच एक अनकहा सा तनाव है। एक तरफ है रे, जो पहले एक क्राइम रिपोर्टर थी और अब अपने काम के भयानक सायों से जूझ रही है, जिसे हम पीटीएसडी कहते हैं। दूसरा है उसका पति लियाम, जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए बेताब है। और फिर है मोनिका, सराय की मालकिन। उसका बर्ताव दोस्ताना है, पर उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा है, कुछ बहुत अजीब। यही मनोवैज्ञानिक तनाव इस कहानी की असली नींव है। और फिर बहुत जल्द ही रे को कुछ असाधारण घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो उसके पीटीएसडी के लक्षणों और उस घर के अपने सदमे के बीच की रेखा को धीरे धीरे धुंधला करना शुरू कर देती हैं। एक शाम कमरे के गहरे सन्नाटे में रे को अचानक एक बर्फीला एहसास होता है। किसी अनदेखी चीज ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया है। लियाम इसे उसके डर का वहम बताकर टाल देता है, लेकिन रे जानती है ये वहम नहीं था। ये पहली बार था जब घर की बुरी आत्मा ने उसे छुआ था, और ये तो बस एक खतरनाक शुरुआत थी। इसी बीच लियम को उस घर में एक अजीब सा डिवाइस मिलता है, एक घोस्ट बॉक्स। कहते हैं कि ये थॉमस एडिसन के डिजाइन पर आधारित है और इससे आत्माओं से बात की जा सकती है। ये बॉक्स आगे चलकर उस घर में फंसी अनगिनत आवाजों का जरिया बन जाता है। रात के खाने पर मोनिका मर्सीन का असली चेहरा सामने रखती है। वो बताती है कि ये जगह हमेशा से एक सराय नहीं थी, बल्कि ये बिन ब्याही माताओं के लिए एक मैटरनिटी होम था, जिसे उसकी माँ मदर रोज चलाती थी। एक ऐसी जगह जहां लड़कियों को समाज की नज़रों से छिपाया जाता था और उनकी पहचान छीनकर उन्हें पेशेंस, चैरिटी या फेथ जैसे झूठे नाम दे दिए जाते थे। अचानक रे के लिए वो फुसफुसाहटें और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि अब उन आवाज़ों को एक कहानी मिल गई थी। मोनिका की कहानी सुनने के बाद रे के अंदर का पत्रकार जाग जाता है। उसे शक होता है कि मोनिका की कहानी एक बहुत ही सावधानी से गाड़ा गया झूठ है, और वो सच का पता लगाने का फैसला करती है। एक तरफ मोनिका की कहानी थी और दूसरी तरफ सच्चाई। रे पास की लाइब्रेरी में जवाब ढूंढती है और उसे जो मिलता है वो मोनिका की सुनाई कहानी को तार तार कर देता है। पुराने अखबारों की धूल भरी कतरनों में एक शीर्षक है, मदर्स फियर। लेखों में मदर रोज पर लगे मुकदमों और गंभीर आरोपों का जिक्र है, लेकिन हर बार वो कानून के शिकंजे से बच निकली। अब यह साफ हो चुका था, मर्सी होम कोई पनाहगाह नहीं था, बल्कि एक कैद खाना था। जब रे सराय के पीछे के घने जंगल की ओर बढ़ती है, तो वहां का चौकीदार उसे रोकता है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक आग्रह कि वो उस रास्ते पर ना जाए। लेकिन एक पत्रकार सच की तलाश में खतरों की परवाह कब करता है? रे उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। लियान के साथ जंगल में जाने पर रे को एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है, और वो रास्ता उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां कई कच्ची कब्रें बनी हुई हैं। वहीं उसे एक इंसानी हड्डी मिलती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि इस सराय के पीछे एक पूरा कब्रिस्तान छिपा है।
उसका सबसे बुरा डर अब सच साबित हो चुका था। इसके बाद रे को एक खाली डायरी मिलती है जो उसे एक तोहफे के तौर पर दी गई थी। उसे क्या पता था कि यही खाली दिखने वाली डायरी इस पूरे रहस्य को खोलने की चाबी साबित होगी। रे को एहसास होता है कि इन खाली पन्नों में कुछ तो छिपा है। उसे एक पुरानी तरकीब याद आती है, अदृश्य स्याही, नींबू का रस। वो डायरी को जलते हुए लैंप की गर्मी के पास ले जाती है और उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार होता है। धीरे धीरे पीले पड़ते पन्नों पर शब्द भरने लगते हैं। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये एक पूर्व निवासी फेथ का कबूलनामा था। डायरी लिखने वाली का नाम था फेथ, और उसने लिखा था कि अगर वो या उसका बच्चा यहां मर जाए तो ये डायरी उनकी गवाही होगी। ये पढ़ते ही रे समझ जाती है कि इस डायरी में लिखे शब्द किसी की जिंदगी और मौत का सवाल थे। जैसे जैसे रे डायरी के पन्ने पलटती है, मर्सी होम का सच एक भयानक दुष्स्वप्न की तरह सामने आता है। फेथ ने मदर रोज के हर अत्याचार को दर्ज किया था। लड़कियों को उनके परिवारों से पूरी तरह काट लिया जाता था। मिश्रित नस्ल के बच्चों को सिर्फ गुड़ और पानी देकर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। फेथ ने एक सिजेरियन ऑपरेशन का भी जिक्र किया जिसे उसने कसाई का काम कहा था। ये एक गवाही थी, नरक की गवाही। फेथ ने अपनी डायरी के अंत में मर्सी होम को एक बुचड़खाना कहा था। बस एक शब्द, और ये उस जगह पर होने वाली सारी दुष्टता को बयां करने के लिए काफी था। रे अब जान चुकी थी कि वो किसी साधारण भुताहा घर में नहीं बल्कि एक नरक में फंसी है। और अब कहानी अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं जो सिर्फ किरदारों की ही नहीं बल्कि हमारी भी दुनिया हिलाकर रख देते हैं। पहला और सबसे चौंकाने वाला खुलासा जुड़ा है सराय की मालकिन की असली पहचान से। और फिर मोनिका वो राज खोलती है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वो कहती है, तुम देख रही हो, मैं ही अपनी मां हूं। जी हां, वो मोनिका नहीं बल्कि खुद मदर रोज है। वो दशकों से नवजात शिशुओं के खून का इस्तेमाल अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए कर रही थी। वो इतने सालों से मोनिका बनकर बस अपनी मां होने का ढोंग कर रही थी। अगला मोड़ उस शांत रहने वाले चौकीदार टैलबॉट और रे के बीच के रिश्ते को लेकर है। वो चौकीदार टैलबॉट बताता है कि वो रे का असली पिता है। जब मदर रोज ने जन्म के बाद रे को जिंदा दफनाने की कोशिश की तो टैलबॉट ने ही उसे बचाया था और एक अच्छे परिवार को सौंप दिया था। और अब आता है अंतिम और सबसे निजी मोड़ जो रे को सीधे सीधे उस सराय के आतंक से जोड़ता है। टैलबॉट बताता है कि रे की मां रेचल फेथ मॉर्गन थी, वही महिला जिसने वो डायरी लिखी थी। रे का जन्म उसी मर्सी इन में ठीक 42 साल पहले उसी के जन्मदिन पर हुआ था। जिस जगह की वो एक कहानी समझकर जांच कर रही थी वो असल में उसकी अपनी जन्मभूमि थी। अब रे को उसी शैतान का सामना करना है जिसका सामना उसकी मां ने किया था। उसे न सिर्फ अपनी बल्कि अपने अजन्मे बच्चे की जान भी बचानी है। इतिहास ठीक 42 साल बाद खुद को दोहरा रहा था। अब अंतिम टकराव शुरू होता है। रोज, जो अब मोनिका का मुखौटा उतार चुकी है, अपना असली मकसद बताती है। उसे रे का बच्चा चाहिए अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए। लियाम को नशा दिया जा चुका है, वो बेबस है। तभी टैलबॉट, रे का पिता, बीच में आ जाता है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, रोज को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए। अब रे अकेली है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अजन्मे बच्चे के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ती है और अंत में वो रोज को हरा देती है। ठीक उसी पल दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है जिसे रे की गोद ली हुई मां ने फोन किया था। बचाव आ चुका था, लेकिन एक बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद। बाहर पुलिस सार्जेंट रे को देखता है। ये वही सार्जेंट है जिसने शुरू में उसकी बातों को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में यकीन है। उसके शब्द रे के पूरे संघर्ष को एक मान्यता देते हैं। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो पागल नहीं थी। उसका हर डर असली था। कहानी का अंत एक परेशान करने वाले सवाल के साथ होता है। मदर रोज की बुराई का तो नाश हो गया, लेकिन मर्जी इन जैसी जगहों का क्या उनका सदमा, उनकी यादें कभी पूरी तरह से मिट सकती हैं, या फिर वे बस सतह के नीचे सो जाती हैं, किसी और के आने का इंतजार करते हुए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।